इसके बाद इसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए, इसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए कि अगर आपसे वो पूछते हैं कि जी सैलरी जो है उसमें से को बताइए कि इनकम टैक्स में एक्सपेंसेस अलाउ हैं, आप कहें जी नहीं, सैलरी में से एक्सपेंस अलाउ नहीं है। ठीक है जी। बाकी चारों हेड्स ऑफ इनकम जो हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कैपिटल गेन्स हो, चाहे वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो, इन चारों में से एक्सपेंसेस माइनस करके आपने या अपनी कॉस्ट माइनस करके आपने गेन कैलकुलेट करना होता है या प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। सैलरी वो वाहिद है जिसमें से आपको खर्चा अलाउ नहीं है, आपके दफ्तर जाने का आने का खर्चा अलाउ नहीं है। तो इफ समबडी आस्क यू कि जी आप वो कौन सा हेड ऑफ इनकम है जिसमें से एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है, तो यू कैन सिंपली से कि सैलरी। और जो किन में से अलाउ है एक्सपेंसेस वो आप बता सकते हैं, वो भी आपने डिस्कस कर लिया उस चीज़ को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको हम इंशाल्लाह ताला रिव्यू साथ साथ करवाते रहेंगे। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड इससे आगे की हम अगर बात करते हैं चल के, तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो सेक्शन 41 के अंदर पाकिस्तान के अंदर एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम के अंदर पाकिस्तान के अंदर फेडरल टैक्स नहीं लगता है, सूबे टैक्स लगाते हैं। पंजाब इनकम टैक्स एक्ट 1997 जो है पंजाब में है, इसी तरह दूसरे सूबों में है। पटवार खाने में वो टैक्स जमा होता है या तहसीलदार के पास होता है, एसी ऑफिस में होता है, उसकी रिटर्न भी एसी ऑफिस में जमा होती है। तो दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो आपकी एग्जाम्प्ट होती है। यहाँ आप डिक्लेयर उसको ज़रूर करते हैं, रिकनसाइल करते हैं, लेकिन उसको एग्जाम्प्ट में आप कर लेते हैं। और टोटल इनकम का वो पार्ट यहाँ पे भी होगी, लेकिन वो टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं है, उस पर टैक्स नहीं लग रहा है पाकिस्तान के अंदर। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो ये टैक्स क्रेडिट हमें मिलते हैं, टैक्स क्रेडिट काफ़ी किस्म के हैं। उनमें सबसे मशहूर टैक्स क्रेडिट वो हैं जो आपका टैक्स ऑलरेडी कट गया, विदहोल्ड हो गया है या डिडक्ट हो गया। एक चैप्टर हमारा जो 10 है, चैप्टर 10 और चैप्टर 12, ये दो चैप्टर्स डील करते हैं विद होल्डिंग के साथ। सेक्शन 149 जो है बल्कि 148, यहाँ से टैक्स की विद होल्डिंग स्टार्ट होती है और वो जाती है 256 के सेक्शंस तक। इसी तरह 231 में दोबारा से टैक्स की जो है डिडक्शन और विद होल्डिंग स्टार्ट होती है। डिडक्शन है ये 148 से लेके 156 तक, और 231 से लेके 236, लेकिन 236 में ए से लेके जी तक है। तो वो काफ़ी सारी सेक्शंस हैं मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, टैक्स विद होल्डिंग की वहाँ पे बात है। इसी टैक्स का क्रेडिट हम यहाँ पे ले रहे होते हैं। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं जो अभी हमने बात की। सेक्शन 148 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहती है जब भी कोई बंदा इंपोर्ट करेगा तो कलेक्टर ऑफ कस्टम्स उससे एट द इंपोर्ट स्टेज उस वक्त तक उसका माल नहीं छोड़ेगा जब तक वहाँ पे वो उससे एट द रेट्स गिवन इन फर्स्ट शेड्यूल उससे वो टैक्स नहीं कलेक्ट कर लेता। वो टैक्स उससे कलेक्ट करेगा, कहेगा भाई आपकी 1 अरब रुपए का सामान आया, मिसाल के तौर पे किसी चीज़ के ऊपर 3% टैक्स है, तो वो कहेगा जी कि आपका 1 अरब का माल है, 3 करोड़ रुपया टैक्स जमा करवाएंगे आप तो कस्टम ड्यूटी के साथ, तो फिर मैं आपको अलाउ करूंगा। अब इसमें 3 कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, 148 में समझ लें, वो बाकी सब में समझ आ जाएगा। एक विद होल्डिंग एजेंट है, एक्सक्यूज मी जी। अच्छा, एक विद होल्डिंग एजेंट है। विद होल्डिंग एजेंट कौन है? जो कलेक्टर कस्टम्स है, जो हमारे बिहाफ पे टैक्स को रोक रहा है, विद होल्ड कर रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एफबीआर के अकाउंट में जमा करवा देता है, हमारा काम कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है, हमारा एजेंट है। नंबर 2 पे एक वो बंदा है जिसका टैक्स काटा जा रहा है। ये वो शख्स है जब रिटर्न जमा कराएगा तो ये इस टैक्स का क्रेडिट लेगा अपनी इनकम के अगेंस्ट, जो आपने इनकम के ऊपर टैक्स लगाया होगा टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट। नंबर 2, इसके अलावा सेक्शन 149 है, हर एम्प्लॉयर को लाजम कर दिया गया है, ख़ास करके कंपनीज़ को, वरना बड़े जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने एम्प्लॉई को जब सैलरी पे करेंगे तो उस पर 149 के ऊपर टैक्स काट के सेक्शन 149 के मुताबिक गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाएंगे और उसकी स्टेटमेंट क्वार्टरली बेसिस के ऊपर 165 सेक्शन एक रिक्वायरमेंट लगाती है तमाम जो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं कि उन्होंने जो भी पूरे महीने पूरे क्वार्टर में विद होल्डिंग की है 3 महीने में, उसकी एक रिटर्न एफबीआर को जमा कराई। मैंने फलां बंदे का इतना इतना टैक्स जमा कराया, जो कि एफबीआर का जो आयरस सिस्टम है उसके अंदर एक ऑप्शन होती है, वहाँ पे जाके उसको वो स्टेटमेंट को जमा करवाते हैं।
तो 149 में एम्प्लॉयर ने काटना है, एम्प्लॉई का टैक्स काटना है, एम्प्लॉई अपनी रिटर्न देते हुए उस टैक्स को क्लेम कर लेगा, और अगर रिफंड बनता होगा तो उसको वापस मिल जाएगा, और अगर वो नहीं बनता होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। 150 जो है वो ये कहती है कि जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देगी, डिविडेंड होता है जो अदारे, जो कंपनियां अपने प्रॉफिट के बाद अपने शेयर होल्डर्स को शेयर की बेसिस के ऊपर एक डिविडेंड, एक प्रॉफिट अनाउंस करती हैं, शेयर इन प्रॉफिट, उसके ऊपर टैक्स काट के तो फिर गवर्नमेंट को जमा करवाएंगी। इसी तरह आगे सेक्शंस चलती चली जाती हैं। 151 जो है वो प्रॉफिट को डील करती है, 152 नॉन रेजिडेंट की पेमेंट्स हैं, 153 में 1A 1B और 1C सेल्स ऑफ गुड्स और सेल ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जीक्यूशन के ऊपर जो पैसे पेमेंट की जाएगी उसमें टैक्स काट के दी जाएगी मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर, फर्स्ट शेड्यूल के रेट्स के मुताबिक। इसी तरह 154 एक्सपोर्ट्स के ऊपर है, 155 जो है वो प्रॉपर्टी के जब आपने रेंट देना है तो उस पर टैक्स काट के जमा करवाना है। इसी तरह फिर आगे 156 जो है वो विनिंग ऑफ रेफल्स वगैरह की मामला आ जाते हैं। फिर आगे सेक्शन 231 से आगे भी इसी किस्म की चीज़ें मौजूद हैं जो टैक्स विद होल्डिंग के ऊपर हैं, 236 से आगे तक, जिसमें बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल, टेलीफोन का बिल और ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। ठीक हो गया? तो ये टैक्स वो है जो कट के इसमें से आ जाएगा। हाँ, ये नहीं थी चीज़ें वहाँ पे, वो ज़रा उसका सिलेबस और तरह से था, उसका जेनेरिक था। बहरहाल ये आपका जो फर्स्ट MCQs थे उसमें ये था सिलेबस के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे हम आज इसको इनकम टैक्स को वाइंड अप करते हैं, और अब हम आते हैं थोड़ा सा सेल्स टैक्स की तरफ। सेल्स टैक्स की सेक्शन 3 चार्जिंग सेक्शन है जो लगाती है सेल्स टैक्स से। सेल्स टैक्स का रेट 18% होगा, उसको यूँ किया जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन 3 ही है ए के साथ, वो कुछ टैक्सेस लगा रही होती है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात बाद में करेंगे। हम सेल्स टैक्स का एक जर्नल आइडिया लेते हैं। इनकम टैक्स जो टैक्स लगा रहा है वो इनकम के ऊपर है, यानी टोटल सेल्स माइनस एक्सपेंडिचर्स एंड कॉस्ट, फिर इनकम आती है और उस पर टैक्स लगाता है। सेल्स टैक्स क्या है? सेल्स टैक्स जो है वो टर्नओवर पे लगता है, यानी सेल अमाउंट पे लगता है, और लगता भी कितना है? 18% इस वक्त पाकिस्तान में। कुछ चीज़ों पे एक्स्ट्रा टैक्स भी है, कुछ पे फर्दर टैक्स भी है, कि जो हम बिजली के बिल में वो मजाक आजकल उड़ा रहे थे ना, सेल्स टैक्स भी है, फर्दर टैक्स भी है, एक्स्ट्रा टैक्स भी है। दे आर एज पर लॉ, एज पर द सेल्स टैक्स एक्ट एंड FED, उसमें FED भी है, चौथा टैक्स। फिर नीलम जेलम सरचार्ज, फिर पता नहीं कौन सा सरचार्ज। ये सारे सरचार्ज में से 4 चीज़ें जो हैं वो सेल्स टैक्स एक्ट और फेडरल एक्साइज एक्ट में दी हुई हैं। और इस वक्त फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सबसे बड़ी जो टैक्स की रिकवरी है वो सेल्स टैक्स से है। इनकम टैक्स एक छोटा सा पार्ट है, और जितने भी आजकल IROs हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, दे आर ओनली ट्रेन फॉर इनकम टैक्स। इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर के नाम से एक अलहदा कैडर चल रहा है जो सेल्स टैक्स में है, लेकिन जो अब इंस्पेक्टर्स जा रहे हैं वो सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स दोनों का नॉलेज ले रख रहे हैं, और उन्होंने दोनों को आगे ज़िंदगी भर संभालना है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, अब ये जो इसमें सेल्स टैक्स एक्ट 1990, एक तो नाम याद रखें, सेल्स टैक्स एक्ट है, ऑर्डिनेंस नहीं है, 1990 का है। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए, आसान सी चीज़, कि जब भी कोई शख्स कोई चीज़ बेचेगा जिसको लाजम करार दिया गया है कि वो सेल्स टैक्स एक्ट के तहत रजिस्टर हो, उसने एक सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू करनी है जिसमें उसने उस सेल की अमाउंट के ऊपर 18% सेल्स टैक्स काट के हुकूमत को जमा करवाना है अपनी रिटर्न के साथ। पहली बात तो हो गई है। तो सेल्स टैक्स जो है वो लागू है उस बंदे के ऊपर हु इज़ सप्लाइंग द गुड्स इन पाकिस्तान। ये वर्ड सप्लाई मैंने ख़ास तौर पे यूज़ किया है, सेल नहीं यूज़ किया वर्ड, कि जो सेल्स टैक्स के अंदर किसी चीज़ को सेल करने के लिए वर्ड यूज़ हुआ है वो सप्लाई का वर्ड यूज़ हुआ है। इसकी डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे। तो सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर 18% सेल्स टैक्स जमा करवाना लाजम है सप्लायर के ऊपर। इसी तरह से जो इंपोर्टर है ऑफ गुड्स इन पाकिस्तान, जब वो पाकिस्तान में गुड्स इंपोर्ट करेगा तो उन गुड्स के ऊपर उसने सेल्स टैक्स जमा कराना है, किसको? कस्टम कलेक्टर को। ठीक हो गया जी। तो दो शख्स, एक जो गुड्स को बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, और एक शख्स जो इंपोर्टर है, इन दो की जिम्मेदारी है कि ये हुकूमत को टैक्स जमा करवाएंगे। उस टैक्स का नाम आउटपुट टैक्स रख दिया गया है सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर।
जो आउटपुट टैक्स है, मिसाल के तौर पे मैंने 1 करोड़ रुपए की सप्लाई की, मैं वर्ड सप्लाई यूज़ करूँगा बार बार आके आपको याद हो, 1 करोड़ रुपए की सप्लाई की, वो 1 करोड़ का जो सप्लायर है वो उसके ऊपर 18% 18 लाख रुपया सेल्स टैक्स इस महीने की रिटर्न के साथ भेजेगा। उसका पहला महीना है बिजनेस का, हम समझ लेते हैं। दूसरे नंबर पे इसकी जो सेल्स टैक्स की रिटर्न जाती है वो माहवार जाती है, वो महीनावार जाती है, हर महीने जाती है, साल की 12 रिटर्नें जाती हैं और फिर साल बाद हमने एक टोटल कैलकुलेशन भी भेजनी होती है, एनुअल रिटर्न कह लें उसको। तो हम चीज़ों को वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं कि आउटपुट टैक्स जो है वो 18 लाख हो गया इस एग्जांपल के अंदर। अगर करोड़ रुपए की सप्लाई है, पहला महीना है, पहला टाइम है कि एक बंदा बिजनेस स्टार्ट किया, अब उसने ये जो 18 लाख रुपए की जो चीज़ें बेची हैं, इन पे वो अपने कस्टमर से 18 लाख रुपया कलेक्ट करेगा, उनको 1 करोड़ 18 लाख की इन्वाइसें देगा। अगर एक ही कस्टमर और एक ही सप्लाई हुई तो हम इसके एग्जांपल ये ले लेते हैं कि 1 करोड़ 18 लाख की इन्वाइस दी और उस कस्टमर ने आपको 1 करोड़ 18 लाख दे दिया। 1 करोड़ आपका है, 18 लाख आपने हुकूमत को अपनी रिटर्न में आउटपुट टैक्स के नाम से जमा कराना। आउटपुट मीन आपने जो सेल किया, तो आउटपुट था उसके ऊपर आपने 18 लाख रुपए का आउटपुट टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को अपनी रिटर्न में डिक्लेयर करके। अब आपको हुकूमत इस चीज़ की इजाज़त देती है कि आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकें। इनपुट टैक्स क्या है? आपने जो करोड़ रुपए का माल बेचा है वो आप मिसाल के तौर पे 50 लाख रुपए का लाए थे खरीद के और आपने उस पर कोई खर्चा नहीं किया, आपने 1 करोड़ रुपए का बेच दिया, 50% के मार्जिन पे आपने उसको बेचा। वो जो 50 लाख रुपए के ऊपर आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से, किसी सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन से अगर वो चीज़ परचेज की है तो उसने भी आपको इनवॉइस दी होगी 59 लाख रुपए की, 18% 9 लाख रुपए ऊपर टैक्स काट के। आप अपनी रिटर्न में 18 लाख का आउटपुट टैक्स और 9 लाख का वो जो इनपुट आपकी परचेज पे टैक्स लगा था, सेल्स टैक्स उसने लगाया था रजिस्टर्ड पर्सन ने, जो उसका आउटपुट था, आपका इनपुट है, वो इसमें से माइनस होगा और जो 9 लाख रुपया है वो आपने कैश अपना जमा करवा देना है। इसको वैल्यू एडिशन मोड में सेल्स टैक्स की एप्लीकेशन कहते हैं कि आपने अपने सेल के ऊपर आउटपुट टैक्स 18% और अपने परचेज के ऊपर इनपुट टैक्स 18% जो कि 9 लाख बनता है इस एग्जांपल में, उन दोनों का डिफरेंस लेके 9 लाख रुपया जमा करा दिया। ये आसान बात है। इसमें कई ग्लिचेस और कई इश्यूज हैं, वो हम आगे जब सेल्स टैक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे तो उस वक्त देखेंगे। आखिरी 2 मिनट हैं, एनी क्वेश्चंस एंड सजेशन? यार इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ से जाके पढ़ लें उसको, इंफॉर्मेटिव है इंशाल्लाह। ये भी कुछ भी नहीं है, इंफॉर्मेशन तो भी आनी है, ये तो गपशप थी। किसको रिपीट करूं, पूरे लेक्चर को? सिप्रा साहब, अहमद राव साहब फ्रूटफुल है। वैल्यू एडिशन ये बता रहा हूँ ना यार कि देखें 18 लाख का जो टैक्स है उसमें से जो सेलर है उसको 9 लाख पल्ले से जमा कराना पड़ा, लेकिन आप ये देखें कि वो पल्ले से ही पहले 9 लाख पिछले सप्लायर को दे चुका हुआ है। अभी हमने ये सादा एग्जाम्पल रखी थी, 9 लाख रुपया पहले पर बंदे ने अपने बायर से कलेक्ट किया था, अगले 18 लाख इसने अपने अगले बायर से उठाए, तो टोटल गवर्नमेंट को 18 लाख ही गया है। एक बंदा 18 उठा रहा है, एक पिछला 9 उठा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को 18 ही जमा हो रहा है। इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह जब एग्जांपल करेंगे ना फिर समझ आएगा। अभी ये मोटी बात को समझें कि इनपुट और आउटपुट टैक्सेस होते हैं आपके, और वो आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आउटपुट में से इनपुट माइनस करके आप रिमेनिंग लाइबिलिटी पे करेंगे। जब एग्जाम्पल्स को करेंगे ना, मैं शेयर भी करूँगा आपके साथ, डिटेल में करेंगे, उस वक्त आएगा जी। शॉर्ट क्वेश्चन है नहीं जी, 2-3 मिनट है हमारे पास। सर जब कोई लिस्ट बातें करें तो थोड़ा आराम आराम से सही नोट्स, मैं आपको ना ये इनकम की जो है वो भी स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ एक, ठीक है जी शरून?